हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। माई सेल्फ आंचल वर्मा। और आज हम लोग कवर करेंगे ऋग वैदिक काल का पार्ट सेकंड। हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट पहले बना चुके हैं और ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ाया था कि वेद कितने तरह के होते हैं। फिर वेद 4 तरह के उसमें बताए गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया था। हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में कि उस समय के लोग कैसे थे, क्या कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति क्या थी। तो आइए अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्य थे वहाँ के लोगों को आर्य कहा जाता था। उस समय के जो ये सभ्यता विकसित हुई थी वो आर्यों के द्वारा विकसित हुई थी। आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। और आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और इसमें जो ऋग्वैदिक काल के समय क्या था कि जो लोग थे उनको इकाइयों में बांटा गया था। जैसे कि प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, और प्रशासनिक इकाइयाँ आरोही क्रम में 5 भागों में बांटी गई थीं। वो कौन कौन सी थीं? वो थी सबसे नीची वो थी क्रम, सबसे नीचा क्रम था ग्रह एवं कुल, जिसको हम लोग आज के समय में घर बोलते हैं, वही ग्रह या कुल कहा जाता था। जो कुल का हेड होता था उसको कुलपति कहा जाता था। जैसे आज के समय में हम लोगों के घर का मुखिया कौन होता है? हम लोगों के पिताजी होते हैं, लेकिन उस समय उसको क्या कहा जाता था? कुलपति कहा जाता था। जो वहाँ के हेड होते थे घर के, उनको कुलपति कहा जाता था, परिवार का मुखिया। और जो वहाँ के लोग थे, वहाँ की कौन सी सत्ता चलती थी? वो पितृसत्तात्मक थी, मतलब कि वहाँ पर पिता का अस्तित्व ज़्यादा था। वो जो कहते थे वही होता था। माता का कम था। जैसे कि हम लोगों ने उससे पहले सिंधुत्व सभ्यता पढ़ी है, उसमें क्या था? मातृ सत्तात्मक था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या हो गया? पितृसत्तात्मक हो गया, मतलब पिता की सत्ता। देखिए, नाम से ही पता चलता है, पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता थी। ओके। जो दूसरी इकाई थी वो थी ग्राम। ग्राम मतलब जैसे आज हम लोग गांव बोलते हैं, गांव को ही यहाँ पर ग्राम बोला जाता था। और जो ग्राम का मुखिया होता था उसे ग्रामणी बोला जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामणी बोला जाता था। उसके बाद आ जाता है विश। विश का मुखिया क्या होता था? विशपति बोला जाता था। विश के बाद आता है जन। जन के मुखिया को क्या बोला जाता था? राजा या फिर राजन बोला जाता था। फिर नेक्स्ट है राष्ट्र। राष्ट्र, पूरा राष्ट्र की आज भी हम लोग राष्ट्र ही बोलते हैं। तो राष्ट्र में क्या आ जाता था? उसका हेड होता था रोपा या जनस्य। राष्ट्र का हेड क्या होता था? रोपा या जनस्य होता था। ओके। जनस्य मतलब जनता। आज भी हम लोग जनता को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो जनता उस समय भी महत्व में थी। अब जो मेन लोग थे उनको क्या कहते हैं? जैसे देखिए, यहाँ पर ग्रामणी, कुलपति, सूत, रथकार और कंबादी, ये सब लोग कौन थे? ये रत्नी थे। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे अकबर बीरबल के समय में भी, तो वहाँ पर नवरत्न माने जाते थे। तो यही सब ऐसे ही इन समय में भी था। इस समय में भी ये लोग जो थे इनको क्या बोला जाता था? रत्नी बोला जाता था। रत्नी मतलब ये लोग रत्न में शामिल थे, ये इम्पॉर्टेंट लोग थे। ओके। नेक्स्ट है कि जो वहाँ के लोग हैं, जैसे आज हम लोग पुलिस में है अगर कोई, तो उसको हम लोग कोई अधिकारी बोलेंगे। आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है। अधिकारियों के कुछ नाम होते हैं कि इनका ये नाम है कि ये कलेक्टर हैं। ऐसे ही उस समय भी नाम होते थे। जैसे देखिए, जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था, जनता की गतिविधियों को देखने वाला जो गुप्तचर होता था उसे क्या बोला जाता था? स्पष्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? स्पष्ट। जो गुप्तचर होता था उसे स्पष्ट बोला जाता था। और जो दुर्गपति था उसको क्या बोला जाता था? पूरब बोला जाता था।
दुर्गपति, दुर्ग मैंने आपको बताया है, दुर्गपति मैंने सिंधु सभ्यता में बताया है कि दुर्ग क्या होता है। देखिए दुर्ग क्या होता है, टीला जो होता है जहाँ पर थोड़ी ऊंचाई की जगह होती है, नॉर्मल से थोड़ी ऊंचाई की जो जगह होती थी उसमें दुर्ग बनवाया जाता था, मतलब किले के किनारे किनारे दीवारें बनवा दी जाती थी। तो दुर्गपति, दुर्गपति को क्या बोलते थे, पुरब बोलते थे। अब उसके बाद गोचर भूमि का अधिकारी, जो कुछ भूमि के अधिकारी होते थे उसे क्या बोले जाता था, वाजपति बोला जाता था। फिर अपराधियों को पकड़ने वाला, पकड़ने का जो कार्य करता था वो क्या होता था, उग्र होता था। अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य करता था वो उग्र होता था। नेक्स्ट, जो यहाँ के लोग थे, यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, वो एक कबीलाई समाज था। मतलब कबीले में यहाँ पर लोग रहा जाता था, झुंड में, कबीले में जो चलते फिरते कबीले होते हैं, तो यहाँ का समाज कैसा था, कबीलाई समाज था, ऋग्वैदिक समाज। ओके। और जो आर्यों का केंद्र था, जो उन लोगों का केंद्र था वो किस जगह था, मतलब कि अब ऐसे तो पूरा जो है पूरी दुनिया पड़ी है, वो कहाँ कहाँ रहते थे हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो आर्यों का केंद्र था, वो आर्य नाम से जो लोग थे वो कितनी जगह में रहते थे उसको ही केंद्र बोलेंगे। तो उनका केंद्र क्या था, सप्त सैंधव प्रदेश। अब आपने कई जगह ये नाम सुना होगा सप्त सैंधव प्रदेश, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता होगा कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। तो देखिए सप्त सैंधव मतलब क्या होता है, जो 7 नदियां होती हैं उनके बीच का जो वो होता है, एरिया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो नदी होती है वो है सिंधु। आज भी जो भारत के सबसे ऊपर कश्मीर में जो नदी है वो है सिंधु। ओके। तो सिंधु से हमारा इनका आर्यों का एरिया स्टार्ट होता था। सिंधु के बाद जो 5 नदियाँ लाइन से आती हैं वो नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। तो हम लोगों की देखिए कितनी हो गई, सिंधु 1, झेलम 2, चिनाब 3, रावी 4 और व्यास 5 और सतलज 6 हो गई। लेकिन यहाँ सप्त है, सप्त मतलब एक और नदी होगी। अब एक और नदी कौन सी होगी, वो नदी थी सरस्वती नदी। देखिए आज के समय में कि अगर हम लोग बात करें तो सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन उस समय में सरस्वती नदी का बहुत ही ज़्यादा अस्तित्व था, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इन लोगों के चक्कर में। इन लोगों सरस्वती नदी जो है उसको क्या बोला जाता है, नदियों की माता बोला जाता है। सरस्वती नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी उस समय। और जो ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये नाम है, ये हम लोगों के लिए तो आज हम लोग इसी नामों से जानते हैं, लेकिन उस समय के जो लोग थे उसमें, जैसे ऋग्वेद जो लिखा गया है, ऋग्वेद में झेलम को क्या नाम से जाना जाता है, वितस्ता नाम से जाना जाता है। चिनाब को किस नाम से जाना जाता है, तो चिनाब को अस्तिन नाम से जाना जाता है। रावी को पुरुषणी नाम से जाना जाता है। व्यास को विपाशा नाम से जाना जाता है और सतलज को सततुर्जी नाम से जाना जाता है। सतलज को किस नाम से जाना जाता है, सततुर्जियाई नाम से जाना जाता है। और इसी के बीच के एरिया में ये आर्य निवास करते थे। और इनके एरिया का जो जहाँ पर रहते थे, अब इनके वो जान लेते हैं हम लोग कि इनकी जो रेखाएं थी वो कहाँ थी। जैसे कि अफ़गानिस्तान में गोमल और कुंभा को हम लोग काबुल नाम से भी जानते हैं, ये इनकी सीमा थी, उत्तरी व दक्षिणी सीमा। और उस समय के जो लोग थे वो हिमालय को किस नाम से जानते थे, हिमवंत नाम से जानते थे। सीमा यहाँ पर हो गई कि उत्तरी व दक्षिणी सीमा कौन कौन सी थी, अफ़गानिस्तान में गोमल और कुंभा ये उत्तरी और दक्षिणी सीमा थी। और हिमालय को किस नाम से जाना जाता था उस समय हिमवंत नाम से जाना जाता था हिमालय को। अब देखते हैं इनके जीवन के बारे में। तो ये जो जीवन था इनका, रहन सहन, ये कैसा था, एक तरह का खाना बदोश था। खाना बदोश हम लोग जानते ही हैं, जो चलते फिरते थोड़े थोड़े दिन रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े दिन एक जगह रुके फिर आगे बढ़े, वो हो जाता है खाना बदोश। तो आर्यों का जो जीवन था वो कैसा था, खाना बदोश जीवन था। ओके गाइज, तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, राजनैतिक व्यवस्था। अब इस समय की राजनैतिक व्यवस्था कैसी थी देखते हैं। तो का जो जन्म था वो जन्म के आधार पर संगठित था, मतलब कि
जनता का जो प्रमुख होता था, जनता का जो प्रमुख होता था हम लोग उसको क्या बोलते थे? राजा बोलते थे, जनता के प्रमुख को। और जो राजा का चुनाव करते थे वो हम लोग समस्त जनता जो है चुनाव करती है। जैसे आज के समय में भी हम लोग नेताओं का चुनाव करते हैं तो जनता के द्वारा होता है, वैसे ही जनता का प्रमुख राजा होता था और चुनाव किसके द्वारा होता था? समस्त जनता के द्वारा होता था। और जो राजा होता था उसका कार्य क्या था? राजा का कार्य था जनस्वागोप्ता। अब हम लोग जनस्वागोप्ता को नहीं समझ सकते कि इसका मतलब क्या है, लेकिन देखिए, रक्षा करने वाला। जो राजा होता था, राजा को रक्षा करने वाला माना जाता था और उसको क्या बोला जाता था? जनस्वागोप्ता बोला भी जाता था। अब नेक्स्ट है यहाँ के लोगों को और भी क्या कहते, जैसे यहाँ के प्रमुख अधिकारी कौन थे? तो जो पुरोहित होते थे और सेनानी, पुरोहित और सेनानी यहाँ के प्रमुख अधिकारी होते थे। और राजा को दिया गया अनुदान। अब हम राजा अगर कुछ मांगते हैं तो हम लोग उनको देते हैं, वही अनुदान होता है। तो राजा को दिया गया अनुदान क्या था? अगर स्वेच्छा से दिया जाता था तो वो बलि हो जाता था। नेक्स्ट है इस समय में संस्थाएं कौन कौन सी थीं? तो संस्थाओं की बात करें तो 3 तरह की संस्थाएं थीं। वो थी विदत, सभा और समिति। विदत में क्या होता था? जो सांस्कृतिक काम होते थे वो सब होते थे। जैसे आज भी हम लोग कथाएं करते हैं, मंदिर होते हैं, जो आज के मंदिर का रूप हम लोग ये क्या लिए थे? ये विदत लेते थे। और जो सभा की बात करें तो सभा में आज भी अगर कोई सभा होती, कोई मीटिंग होती, तो मीटिंग में सब लोग तो नहीं चले जाते हैं, उसमें केवल कौन कौन जाता है? जो उस मीटिंग में बुलाए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं। तो इसी तरह उस समय में भी था, सभा थी तो उसमें विशिष्ट लोग जाएंगे। अब समिति में क्या होता है? समिति में क्या होता है कि सारी जनता आती है, सभी लोग आते हैं, वो समिति होती है। और जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राजा होता है। ओके गाइस, तो सभा, विदत और समिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है और उनके एरिया, जो उनकी सीमाएं थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है युद्ध का कारण। अब ये लोग हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ऋग वैदिक काल में, अभी युद्ध भी आएगा, मैं अभी आपको बताऊंगी दशराज युद्ध के बारे में। लेकिन उसके पहले देखिए युद्ध होता क्यों था? युद्ध का कारण क्या था? गाय होती थी, क्योंकि उस समय और तो कुछ उन लोगों के पास होता ही नहीं था, खाना बदोश जीवन जीते थे, तो कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि उस चीज़ की वजह से ये लड़ें। तो मेन उस समय क्या था? गाय, गाय का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। तो युद्ध का कारण क्या होता था? गाय होती थी। और जो युद्ध है, ये युद्ध शब्द का प्रयोग किस नाम से होता था? गविष्ट नाम से होता था। युद्ध का प्रयोग किस नाम से होता था? गविष्ट। अर्थात इसका मीनिंग क्या होता है गविष्ट का? गायों की खोज। गविष्ट का मीनिंग क्या होता है? गायों की खोज। ओके गाइस, अब गाय जो है इस समय के जीवन का केंद्र क्या था? वो गाय थी। जीवन का केंद्र क्या था? गाय थी। और गाय का ही प्रयोग हम लोग मुद्रा के रूप में करते थे। गाय, क्योंकि और तो कुछ साधन था नहीं, अब उस समय मुद्राएं नहीं चलती थी, मुद्रा का कोई भी वर्णन नहीं है, तो गाय का ही प्रयोग किया जाता था मुद्रा के रूप में भी। तो गाइस, नेक्स्ट मैं पढ़ूंगी दशराग युद्ध के बारे में। तो दशराग युद्ध के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ऋग्वेद में केवल पहली बात तो एक ही युद्ध की बात की गई है, वो है दशराग युद्ध। अब इसमें क्या क्या आता है? देखिए, ये दशराग युद्ध जो है वो 7वें मंडल में वर्णित है। किस मंडल में वर्णित है? 7वें मंडल में वर्णित किया गया है। और इस युद्ध के बारे में बात करेंगे तो ये युद्ध सुदास ने लड़ा था। सुदास ने इसमें 10 राजाओं को हराया था। सुदास ने 10 राजाओं को हराया था, इसीलिए इसे 10 राग युद्ध बोला जाता है। 10 राग मतलब राजा, तो 10 राग युद्ध बोला जाता है। अब ये राजा कौन कौन से थे? इसमें 5 तो आर्य थे और 5 अनार्य थे। जो 5 आर्य थे वो उनके नाम हैं अनु, दर्ध्यु, यदु, तुसर्व, पुरु। और अनार्य कौन थे? अलिन, पारुत, भालन, शिनी और विशानिन। ओके गाइस, तो ये 10 राजा थे जिनका वर्णन इसमें किया गया था। देखिए, ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन जो 10 राग युद्ध में किसने लड़ा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन में। ओके,
आपसे राजा नहीं पूछे जाएंगे कि इसमें कौन से राजा थे कौन से नहीं थे, केवल 10 राग, मतलब ये। और जो इसमें ये कहाँ पर लड़ा गया था, ये पुरुषणी अभी हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि पुरुषणी किसे कहा जाता था, रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता था। तो पुरुषणी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया है। इसमें भारत जन का प्रभुत्व था और सरस्वती नदी का प्रभुत्व था। राजाओं की एक सेना होती थी, उसके समूह का सेनापति को जो था वो था मेघ। इसके बारे में कई पूछा जाता है कि 18 राजाओं का समूह का सेनापति कौन था, तो ये कौन था, ये मेघ था। और जो मेघ है, मेघ का पुरोहित कौन था, विश्वामित्र। मेघ का पुरोहित कौन था, विश्वामित्र था। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो ऋग्वैदिक काल है, इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो यहाँ के लोग पशुपालन पर जीवन निर्भर करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। इस समय के लोगों को केवल एक ही धातु का पता था, वो मात्र एक ही धातु का प्रयोग आता था, वो था अयस्क। ओके। और अन्य के शब्द थे, अन्य जो होता है, अन्य के लिए जो शब्द था वो था यव। हम लोग आज भी अन्न को गेहूँ या चावल जिस भी अलग अलग नाम से अलग अलग अन्न को जानते हैं, लेकिन मेन तो हम लोग अन्न ही बोलते हैं। तो अन्न जो था वो यव के नाम से जाना जाता था। हल को किस नाम से जाना जाता था, लांगल के नाम से जाना जाता था। उस समय का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा उस समय का प्रिय पशु था। प्रिय देवता कौन थे, इंद्र को प्रिय देवता माना जाता था। इंद्र का वर्णन कितनी बार है, 250 बार। 250 सूक्ति केवल इंद्र के नाम पर वर्णित हैं। और इंद्र को ही किस और नाम से जाना जाता था, वृत्रहंत और पुरंदर के नाम से भी इंद्र को जाना जाता था। वृत्रहंत और पुरंदर। ओके गाइस। और जो गाय है, गाय को जीवन का केंद्र माना जाता था, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अब बात करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था की। तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वो समानतावादी समाज था। मतलब कि यहाँ के इस समय के लोगों को सबको समान माना जाता था, किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं वर्णन किया गया था। इस समय की बात करें तो इस समय वर्ण व्यवस्था भी नहीं आई हुई थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, लेकिन इस समय वो लागू नहीं थी। ओके। इस समय स्त्रियां जो हैं यज्ञ भी करती थीं, इनको यज्ञ का अधिकार था। जो स्त्रियां पूरे जीवन शादी नहीं करती थीं, अविवाहित रहती थीं, उनको क्या बोला जाता था, उनको अमाजू बोला जाता था उनको। और जो स्त्रियां पूरे जीवन भर पढ़ती रहती थी, अध्ययनरत रहती थी, उनको क्या बोला जाता था, ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। पूरे जीवन भर अध्ययन करती रहती थी तो उन्हें क्या बोला जाता था, ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। और कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वो स्त्रियां हैं कलावती, राची, घोषा, लापामुद्रा और पलौमी, अपाला और विश्वरा आदि। ये सब कुछ स्त्रियां हैं, इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आया करता है कि राची कौन थी, अपाला कौन थी, विश्वरा, घोषा और कलावती कुछ इम्पॉर्टेंट लेडीज़ थीं उस समय की। और जो यहाँ के परिवार की बात करें तो यहाँ का परिवार पुरुष प्रधान था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपना ये लेक्चर ऋग्वैदिक काल समाप्त करते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा उत्तर वैदिक काल के ऊपर। ओके गाइस। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके जानने वालों को भी इतनी नॉलेज मिल पाए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉच।